पहले आपने क्या करना है कि प्रोटीन की सीक्वेंस लेनी है, कॉपी करें और इसको आपने क्या करना है कि प्रोटोप्रेम टूल है, इंटरनेट पे सर्च आउट करोगे ना आप प्रोटोप्रेम, ये मैं इसका लिंक भी आपको भेज देता हूँ, जहां पर जाएंगे आप यहाँ पर प्रोटीन पेस्ट करोगे तो ये हमें कंप्यूट पैरामीटर जब आप लिखोगे तो ये हमें बता देगा कि प्रोटीन की सीक्वेंस को इसकी नंबर ऑफ अमीनो एसिड कितने हैं 495। आपने यहां से कॉपी करना है इसको और इधर जहां पर अमीनो एसिड की लेंथ लिखी हुई है वहां आपने पेस्ट कर देनी है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने मॉलिक्यूलर वेट ये लिखा हुआ है, ये आपने इसको कॉपी करना है यहाँ से और इसको यहाँ पेस्ट कर देना मॉलिक्यूलर वेट वाली जगह पे। इसी तरह इधर ही आपको पीआई की वैल्यू मिलेगी, ये पीआई की वैल्यू भी है, इधर आपने ये कॉपी कर लेनी है, इसको इधर पेस्ट कर देना। ये हो गया आपका, समझ आ गई जी। ये तो ऐसे मालूम का आपने कर देना। उसका नंबर ऑफ इंट्रॉन रह गया और मैसेंजर आरएनए की लेंथ रहेगी। ये कैसे मालूम करना, मैसेंजर आरएनए की लेंथ भी हो गई है, अब सिर्फ इंट्रॉन रह गए हैं। अब आपने क्या कहा है, जीनोमिक सीक्वेंस जो आपने डाउनलोड किया है, जीनोमिक सीक्वेंस जी, वो आपने लेनी है। वो मैं आपको ना फर्ज किया ये वाली है वो जीनोमिक सीक्वेंस, ये तो सीडीएस है, लेकिन हमारे पास जीनोमिक सीक्वेंस ये देखिए, अब ये है जीनोमिक सीक्वेंस फर्ज किया, ये आपकी हुई सिट्रस की। अच्छा, इसको कॉपी किया आपने, ठीक है, और इसको ले गए, ये मैं आपको व्हाट्सएप पे एक लिंक शेयर करता हूं, आपने वहां जाना है। अच्छा, लिंक शेयर है वो कहां से होगा, कहां मैंने भेजा था अभी रिसेंटली, किसको भेजा था मैंने, बल्कि इधर पड़ा ही होगा वो, क्या नाम है, FGN गणेश, ये है, ये है, ठीक है। ये मैं आपको कॉपी करके आपको इसका मैं लिंक शेयर कर रहा हूं, तो आप इसको ना क्लिक कीजिएगा, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ये पेज खुल जाएगा। अब यहां पर आपने क्या करना है कि जीनोमिक सीक्वेंस पेस्ट करनी है, जीनोमिक सीक्वेंस जहां पेस्ट कर देंगे आप, फिर नीचे आप जाएंगे, अगर आपका ऑर्गेनिज्म इधर है तो ठीक है, नहीं तो आप वैसे ही ट्रैफिक ऑप्शन लिख देना, लेकिन मुझे लगता है आपका इधर है, सिट्रस साइनेंसिस है, ठीक है, और इसको आप सर्च कर दें तो ये आपको बताएगा कि इसके अंदर ना, ये भी बता देगा कि इंट्रॉन कितने हैं, ठीक है, ठीक है। ये देखिए आपको ना ये बड़ी खूबसूरत देगा, ये आपको बताएगा कि इसके अंदर ना, ये देखिए आपने ना इस ये बता रहा है इसके अंदर प्रेडिक्टेड जीन 1, नंबर ऑफ प्रेडिक्टेड एक्सॉन्स कितने हैं 4, जब 4 एक्सॉन्स हो इंट्रॉन 3 होंगे। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पर ये आपको नजर आ रहा है, बड़ी अच्छी खूबसूरत पिक्चर बनी हुई है, ये पिक्चर भी आपने कॉपी करनी है। ये देखिए ये रेड है ना,
मैंने क्या बताया था कि जो ओपन रीडिंग फ्रेम है उसे जब मैसेंजर आरएनए बनता है तो मैसेंजर आरएनए के अंदर दो चीजें होती है, एक एक्सॉन्स होते हैं और एक इंट्रॉन। इंट्रॉन्स। इंट्रॉन बाद में मूव हो जाते हैं। आरएनए स्प्लाइसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आरएनए आरएनए स्प्लाइसिंग। आरएनए स्प्लाइसिंग क्या करती है कि इंट्रॉन को रिमूव कर देती है। ये जीन की स्ट्रक्चर बताई हुई है ना, ये क्या है? जीन की स्ट्रक्चर। अच्छा, इसके अंदर ये जो है ना, नंबर 1 ये है पहला एक्सॉन, ये यहां से स्टार्ट प्लान शुरू हो रहा है, ठीक है, यहां ये पहला एक्सॉन है। उसके बाद इंट्रॉन, ये जो खाली जगह है ये इंट्रॉन है। फिर एक्सॉन, ये जो, अच्छा, जो पहला एक्सॉन होगा उसको ये रेड से शो करता है, CDSF का मतलब है पहला एक्सॉन, ठीक है। लास्ट वाला एक्सॉन है उसको ये ब्लू से, ठीक है। अच्छा, जो दरमियान वाले हैं उसको ये ग्रे से शो करता है। अच्छा, लेकिन अगर कोई इंट्रॉन ना हो, सिर्फ एक एक्सॉन हो और वो भी एक ही हो, तो फिर ये उसको येलो से शुरू करता है, उसके अंदर यहां सिर्फ येलो कर देगा वो, ठीक है। और ये पॉलीएटेल यहां पर अगर लगी हो तो इसका मतलब ये पॉलीएटेल है, और ये अगर इस तरह का निशान हो इसका मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है, यहाँ से TSS, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहां से आपने क्या डाटा लिया, एक्सॉन कितने? 4, तो इंट्रॉन कितने होंगे? 3। इंट्रॉन 3 कितने? 3, ये देखो 1 2 3 है, ये पहला एक्सॉन, ये लास्ट वाला एक्सॉन। इंट्रॉन कितने? 1, ये जो खाली जगह है ये इंट्रॉन है, 2 and 3। अब आपने वहां टेबल में जाके क्या लिखना है, यहां पर आपने लिख देना 3। ये बात समझ आ गई? जी सर, आगे। और दूसरा काम आपने क्या करना है, और इसी ये जो पिक्चर है ना, आपने पिक्चर, जी। इसको आपने ना प्रिंट स्क्रीन लेना है, ठीक है। प्रिंट स्क्रीन लेने के बाद आपने एक्सेल के अंदर जाके फिर आपने एक नया इधर ना इसको इधर पेस्ट कर देना, और यहां पर जाके आपने इसको क्रॉपिंग करनी है, और सिर्फ आपने ये जो दरमियान वाला हिस्सा है ना ये क्रॉप करके 1 से लेकर ये यहां तक आपने इसको रखना है, बाकी सारा रिमूव कर देना। और इसको आपने ना एस सच फॉर्म में रखना है, आपने इसको ना ऐसे ऐसे नहीं करना, ठीक है। एग्जैक्टली इसी फॉर्म में। और इसके साथ फिर आपने क्या करना है कि एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिख देना है कि इसका जो भी आईडी है, फर्स्ट के आपका CSACS1, और जितनी भी सीक्वेंस आपने करनी है सबके ये ऐसे ऐसे करके आपने ना साथ साथ ये जोड़ने हैं, बल्कि नेक्स्ट जो होगा उसके नीचे इधर पेस्ट कर देंगे जो होगी पिक्चर, उसके साथ हम लिख देंगे CSACS2। मेरी बात की समझ आ गई आपको? जी सर, आगे। ये अब पिक्चर देखिए सर, CSACS की हमारे पास 7 है, 8 है सीक्वेंसेस। तो अब इनको जो है फिर हम इनकी जो एक्सेशन नंबर्स हैं वो उनके अकॉर्डिंग हम कर लेंगे इनको। आपकी जो पहला होगा ना आपका, उसको हमने हाँ एक्सेशन नंबर भी आपने उसको साथ में CSACS1 कर देना, जो दूसरा होगा उसको CSACS2, जो तीसरा है उसका CSACS3। ठीक है। मेरी बात की समझ आ गई आपको? हाँ जी। तो ऐसे अब आपने देखिए सर, हाँ, ACS जीन तो एक ही है हमारे पास, ACS1 ही है, लेकिन उसके हमारे पास सीक्वेंसेस आगे 8 हैं, उसके एक्सेशन नंबर्स जो हैं, अच्छा, जीनोम 8 है हमारे पास। ये जो मैं अब आपको उनको जो ये ACS2 है ना,
किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो एक्चुअली वही होता है एसीएस ही। एसीएस की जो पहली सीक्वेंस होती है उसको वो एसीएस 1 कर देते हैं, एसीएस की जो दूसरी सीक्वेंस होती है उसको वो एसीएस 2 कर देते हैं। ये दोनों डिफरेंट नहीं होते। ठीक है। 80 ACS1, 80 ACS2, वो ACS की ही डिफरेंट आइसोफॉर्म होती है। अब बस उसको पहली आइसोफॉर्म को ACS1 कर दे, दूसरी को 2 कर दे। इस तरह सिट्रस के अंदर भी ACS की अगर कोई आपके 8 फॉर्म है तो हर फॉर्म एक दूसरे से जो भी है अपना उसको ACS1, ACS2, ACS3, ACS4 आपने ऐसे कर देना है। ठीक है। ठीक हो गया। और ये पिक्चर आपने वो कर देनी है उसके अंदर। अब आपको अंदाजा हो गया ये पिक्चर कैसे बनानी है। इसी तरह आपने बाकियों की भी, अभी तो डाटा आपने बड़ा जनरेट करना है, इंशाल्लाह अच्छा होगा डाटा। ठीक है। लेकिन साथ साथ ना अपना को नॉलेज इंक्रीज करें कि इथाइलिन बायोसिंथेसिस पाथवे के अंदर ना जो हर प्रोटीन है ना जो इन्वॉल्व है, जो एंजाइम इन्वॉल्व है, उसकी स्ट्रक्चर का आपको पता होना चाहिए। जिस तरह एसीएस है, वो मैंने उस दिन आपको बताया था कि एसीएस कैसे एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन को कन्वर्ट करता है एसीसी में, और उसकी कौन सी बाइंडिंग साइट्स है उसके अंदर बी, उसके कोफैक्टर्स क्या है एसीएस के। एसीएस के कोफैक्टर्स सर मुझे अभी जुबानी याद नहीं है। विटामिन था कोई, तक विटामिन शायद B6 था, और PLP था उसका ना, विटामिन B6, वो हमने, अच्छा वो इसके साथ बाइंड करता है तब ये एंजाइम बनता है। तब ये एंजाइम क्या करता है कि एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन को एसीसी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक हो गया। बल्कि मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दोबारा करवा दूं। ACS ये था ना, मैं ये प्रेजेंटेशन मैंने आपको भेजी थी। नहीं सर ये नहीं भेजी। अच्छा ये देखें एस एडिनोसाइल भेजी हुई है, भेजी हुई है सर। अच्छा ये एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन जो है वो एसीसी में कन्वर्ट हो जाता है। इसको कौन करता है, एसीसी सिंथेटेज। ठीक है। और ये कौन करता है इसके अंदर, एसीसी सिंथेटेज बिलोंग टू द अल्फा फैमिली ऑफ पाइरिडॉक्सल 5 फास्फेट डिपेंडेंट एंजाइम। अब पाइरिडॉक्सल 5 फास्फेट क्या है, ये विटामिन B6 है। ये क्या है, विटामिन B6। ये देखो ये पाइरिडॉक्सल फास्फेट PLP is the active form of vitamin B6। ये है एज ए कोएंजाइम है इन जो है ये फॉर्म है ना, ये ACS के साथ बाइंड करती है तब ACS एक्टिवेट होता है, अदरवाइज तो सिर्फ प्रोटीन रहती है। इस ACS के अंदर PLP बाइंडिंग साइट है और इसको अमाइनो ट्रांसफरेजेस भी कहते हैं। इस एंजाइम को क्या कहते हैं, अमाइनो ट्रांसफरेजेस, क्योंकि ये इसका फंक्शन है कि ये अमाइनो को ट्रांसफर करके एक नए कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट कर देती है जो कि ACS है। अच्छा अब ये डिफरेंट स्ट्रेसेस के दौरान ये ACS प्रोड्यूस होता है, ये मैंने शायद आप लोगों को भेजी थी। फिर ये कब एक्टिवेट होती है, नॉर्मली जो प्रोटीन बनती रहती है डिग्रेड होती रहती है। कौन इसको डिग्रेड करता है, ETO1। ठीक है, ये नॉर्मली ऑल द टाइम। फिर ACS की डिफरेंट इसके ना 3 इसके टाइप्स है, और अरेबिडोप्सिस के अंदर तो 9 जीन है जो कि ACS को कोड करते हैं। एक डाइमर्स है, उसके अंदर 45 होमोडाइमर्स है और 25। ये पढ़ाई थी उन्होंने आपको? जी सर पढ़ाई थी आपने। ठीक है, तो फिर ये डिफरेंट जगह पर एक्सप्रेस होती है ACS। ठीक है, तो और फिर ये है कि इसकी आगे ये भी मैंने आपसे आज बना के दिए। जी नहीं बना के नहीं दी थी मैंने। जो भी है ये उस दिन भी शायद मैंने किसी और को बना के दिया फिर आपको दिया। तो ये ना
आपने ये इसके टाइप 1 क्या है, टाइप 2 क्या है, टाइप 3 क्या है, रेगुलेटेड बाय बॉन्डिंग और अदर हार्मोन्स। तो ये रेगुलेशन ऑफ प्रोटियोलाइसिस ऑफ अनरैपिड, ये चीजें आपको ना आप ना डेली इसका ना एक एक रिसर्च पेपर ना अपने दिमाग में बैठा लें, बल्कि मैं आपको पढ़ा दिया करूंगा। ठीक है। ठीक है, ये देखें इस तरह की डिफरेंट मोटिव कंपैरिजन है, ये हमने करने हैं। ये मैं आप टेंशन ले, कई ऐसे बच्चे हैं और उनका ना जो के अंदर से डाटा है ना वो आपके थीसिस के अंदर इंशाल्लाह ऐड हो जाएगा। ठीक है। अच्छा सर, मैंने एक और बात पूछनी थी। जिस तरह हमने सीक्वेंसेस सिट्रस की तो कर ली हैं, सिट्रस साइनेंसिस ले लिया है, नॉन क्लाइमेटिक, इसी तरह एक और हम इसमें से सिलेक्ट कर लेते हैं ना, वो आप भी थोड़ा मुझे बता गाइड कर दीजिएगा कि कौन सा है नॉन क्लाइमेक्टेरिक और क्लाइमेक्टेरिक का, और इस तरह भी तो हमें बनाने हैं ना। ठीक है, वो पे है ना अभी बताता हूँ इसके ऊपर। उनको नॉर्मली वो ले सीक्वेंस है जिसके ऊपर काम नहीं हुआ हुआ। ठीक है, हाँ जी। जिस फ्रूट के अंदर काम नहीं हुआ हुआ ना वो ढूंढे। ठीक है, ठीक है। अब ये देखो एसीसी सिंथेसिस का तो आपको काफी हद तक इंफॉर्मेशन आ गई। अब हाँ जी। अब है एसीसी ऑक्सीडेज। इसके बारे में आज ना मैं अभी आपसे आने से पहले कोई ना इसके ऊपर प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ। एसीसी ऑक्सीडेज क्या करती है? ठीक है। ये देखो ना, 1 अमाइनो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलेट ऑक्सीडेज क्या करती है कि ऑक्सीडेशन होती है इसकी, तब जाके ये थाइलिन प्रोड्यूस, द एंजाइम दैट मेक द प्लांट हार्मोन इथाइलिन। ठीक है, ये इसके बारे में ये पढ़ रहा हूँ कि ये अगर ये कैसे, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, ये किस तरह बनती है, और ये इसके को फैक्टर्स कौन से हैं। ठीक है, ठीक है। और इस ये 2OGD फैमिली, सुपर फैमिली को बिलोंग करती है। वो अमाइनो ट्रांसफरेज फैमिली है ये, और PLP डिपेंडेंट जो है ना वो फैमिली है, जबकि ये वाली फैमिली कौन सी है, 2OGD सुपर फैमिली है। ये ऑक्सीडेशन कहते हैं इसको, 2OGD ऑक्सीलोरेडक्टेज डिपेंडेंट डाइऑक्सीजिनेज। ठीक है, और इसका जो है ना प्रिकर्सर स्कॉर्बिक एसिड है और आयरन है, और आयरन भी इसको चाहिए और स्कॉर्बेट भी चाहिए। अच्छा, पहले और फिर ये सारा पूरे का पूरा एक मैकेनिज्म है। इसके अंदर आपने हर एंजाइम का ना 2-3-4 एंजाइम है, वो इजी है। एक बार आपने फिंगर टिप्स पे याद कर लिए, आपको उनकी स्ट्रक्चर्स भी याद हो जाएगी। कौन सा आपने बहुत सारे एंजाइम याद करने हैं, सिर्फ 2-3 एंजाइम है जिसके ऊपर आपने काम करना है। उनकी स्ट्रक्चर आपको भी ज़हन में याद होनी चाहिए, इसकी कौन सी डोमेन है, कहाँ काम करती है, क्या काम करती है, ऑक्सीडेशन कैसे करती है। मेरी बात की समझ आ गई? जी सर, आ गई। ये देखें, अब इथाइलिन प्रोड्यूस कैसे होती है। पहला स्टेप में क्या होता है कि एस एडिनोसाइन मिथ्योनिन इज कन्वर्टेड इनटू ACS, ACC, किसके थ्रू, ACC सिंथेटेज। सेकंड स्टेप में क्या होता है कि ACC इज कन्वर्टेड इनटू इथाइलिन बाय ACC ऑक्सीडेज। ऑक्सीडेज। ठीक है, अब ACC सिंथेटेज के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब ऑक्सीडेज क्या है? इथाइलिन is released from the ACC by ACC oxidase, a reaction that required molecular oxygen. ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि they required oxygen. ऑक्सीजन। अच्छा, ACC कैन बी कन्वर्टेड इनटू, अगर ऑक्सीजन ना हो, फर्ज किया हम फ्रूट को एक ऐसी जगह रख दें जहां पर ACC एक्टिव होके स्ट्रेस तो आए पौधे के ऊपर, फ्रूट के ऊपर, लेकिन अंदर से हम उसको वैक्यूम कर दें, ठीक है, वो इथाइलिन प्रोड्यूस ही नहीं होगी। इथाइलिन प्रोड्यूस नहीं होगी, और ACC का क्या बनेगा फिर? ACC का रिवर्स में रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ACC can be converted into an other form, malonyl ACC या डिफरेंट तरह के फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैस्मोनाइल ACC जा रहा है, एक चीज प्रोड्यूस हो गया, वो उसने कहीं ना कहीं जाना है। ठीक है, जाना है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डिस्कवरी कैसे हुई ये डिफरेंट एंजाइम्स की, ये आपको पता होनी चाहिए। ये फिंगर टिप्स में चीजें याद होनी चाहिए। 2-3 एंजाइम है, लोगों ने कैसे
अच्छा, फिर ये एंजाइम जो है ये एक्सप्रेस कहाँ होते हैं? ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक्सप्रेस होते हैं, सेल वॉल के अंदर एक्सप्रेस होते हैं, ये साइटोसोल साइटोप्लाज्म का हिस्सा है। कहाँ? उससे हमें ये भी अंदाजा होगा कि ये एंजाइम अगर वहां प्रोड्यूस होने के बाद वहां जाते हैं, इट मीन इथाइलिन वहां प्रोड्यूस होती होगी। जो साइट ऑफ इथाइलिन प्रोडक्शन है सेल के अंदर, वो कौन सी होगी, ये भी हमें पता होना चाहिए। मेरी बात की समझ आ रही है बच्चे? जरा जी सेल के सर अंदर आ रही है। कहीं ना कहीं तो इथाइलिन प्रोड्यूस हो रही है ना। अब ये देखिए, अच्छा, अब आयरन जो फॉर अ लॉन्ग टाइम इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू प्यूरिफाई ACO। लोगों ने शुरू में बड़ा इसको ना प्यूरिफाई करने की कोशिश की ACO को, लेकिन नहीं हो सकी। अच्छा, लेकिन लोग कह रहे थे कि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड प्रोटीन है, इसलिए ये प्यूरिफाई नहीं होती, लोग ये समझ रहे थे। अच्छा, लेकिन बाद में पता चला कि ये साइटोप्लाज्म की प्रोटीन है। क्या है? साइटोप्लाज्म की प्रोटीन। अच्छा, और इसको आयरन एंड ऑक्सकॉर्बिक एसिड could be essential for ACO enzymatic activity। इट मीन इसके कोफैक्टर्स क्या है? आयरन है और एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड किसे कहते हैं? विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी भी इस एंजाइम्स की एक्टिविटी के अंदर इंपॉर्टेंट है। इट मीन थाइलिन प्रोडक्शन करने के लिए विटामिन सी का होना भी लाजमी है। आयरन की वे कौन सी फॉर्म? इन द फॉर्म ऑफ Fe2 इज एन एसेंशियल मेटल कोफैक्टर विच इज रिक्वायर्ड फॉर ACO एक्टिविटी। लगी समझ? इट मीन इसके अंदर ये जो ACO है ना, इसकी जो एंजाइम है, इसके अंदर आयरन बाइंडिंग फैक्टर्स भी होंगे। कोई ऐसी डोमेन होगी या ऐसी बॉटम होगा जहां जाकर आयरन और एस्कॉर्बिक एसिड बाइंड करता होगा और फिर वहां से ये एक्टिवेट होता होगा ये एंजाइम। ये बात की समझ आ गई? जी सर। या ज्यादा हो गया? नहीं सर ठीक है। हम सर इसको तो वो हम कर रहे हैं ना। अभी आप मुझे ये बताएं, ये मैं आपसे बाद में फिर समझ लूंगी। अभी आप मुझे ये बताएं कि हमने ये टेबल कंप्लीट करके मैं आपको सेंड करती हूँ। इसके बाद आप नेक्स्ट क्रॉप का मुझे थोड़ा गाइड कर देना है कि कौन सी क्रॉप करूं और उसका फिर मैं टेबल बना कर आपको सेंड करूंगी। मैं बताता हूँ आपको, थोड़ी देर में बताता हूँ। मैं इधर शेयर कर देता हूँ उसका। आप फिलहाल ये टेबल बना के भेजे, मैं जब तक ये नमाज पढ़ के इसके बारे में थोड़ा सा और स्टडी करके फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है सर। ओके। ओके। अल्लाह हाफिज।